उस आवाज़ को बंद कराने के लिए, मुझे डराने के लिए और मुझे ही डराने के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों को डराने के लिए कि जब शोएब जैसा एडवोकेट उठाया जा सकता है, तो हम तो कभी भी उठाए जा सकते हैं। ये डर लोगों के अंदर पैदा करने के लिए कि आप ये कहते हैं कि एटीएस के लोग फर्जी गिरफ्तारियाँ करते हैं, झूठे मुकदमे कायम करते हैं। ये सवाल किया गया मुझसे बाकायदा और मैंने कहा भाई मेरे पास तो इसके सबूत हैं कि मुकदमे आप फर्जी बनाते हैं। तो हम तो उस वक़्त तक खड़े हैं। अब सरकार क्या करती है सरकार जाने, लेकिन हम तो खड़े रहेंगे और लड़ेंगे उस वक़्त तक जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हमारे साथ इस वक्त सीनियर वकील मोहम्मद शोएब हैं। वह पिछले 50 वर्षों से वकालत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक संगठन जिसका नाम रिहाई मंच है, उसके अध्यक्ष भी हैं। 2 दिन पहले यानी 7 तारीख की सुबह 7:45 बजे इन्हें उत्तर प्रदेश एटीएस इनके घर से उठा ले गई। इनके घर के परिजन परेशान रहे, पता नहीं चला क्यों और काहे उठा ले गई। हालांकि उसी दिन एटीएस ने कई जगहों पर छापे मारे और कहा कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी की सूचना हुई। 2 लोगों पर ऐसी गिरफ्तारी भी हुई जिन पर कि कुछ इनाम थे और मुकदमे थे। ऐसे में सवाल यह है कि 50 वर्षों से लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत कर रहे मोहम्मद शोएब, जो कि रिहाई मंच के अध्यक्ष हैं, उनको उठाकर ले जाने की पुलिस को क्या जरूरत पड़ी इस उम्र में, जबकि उम्र 75 साल हो गई है। घर पर भी पूछताछ हो सकती थी। खैर, आइए उनसे जानते हैं पूरे हालात। शोएब साहब, आपका जनज्वार में स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस जब आपको उठाकर ले गई उत्तर प्रदेश एटीएस, तो उसने क्या कारण बताया और आगे हम बातचीत करेंगे कि क्या पूछताछ की। लेकिन सबसे पहले उठाकर क्यों ले गई? देखिए, मैं सो करके उठा भी नहीं था, बल्कि सो ही रहा था। जी। घंटी बजी, घर वालों ने दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोल करके देखा कि पुलिस वाले हैं। जी। तो मुझे बताया कि पुलिस वाले हैं, जो आपको बुला रहे हैं। हम्म। तो मैंने आकर के देखा, हम्म। तो उन्होंने कहा थाना अमीनाबाद आपको चलना है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं तैयार हो लूँ, फिर चलता हूँ। मुँह हाथ धो करके तैयार हुआ, कपड़े पहने चला गया। लेकिन बजाय अमीनाबाद थाने ले जाने के सीधे एटीएस हेडक्वार्टर लेकर के गए वो, हम्म। और वहाँ पर पूछताछ शुरू कर दिया। कितने घंटे पूछताछ की और क्या मुद्दा रहा, अगर आप हमें बताना चाहें हमारे पाठकों दर्शकों को। अब यहाँ तो घर पर कुछ बताया नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर के जब पूछना शुरू किया तो पता लगा कि जो है मुझे पीएफआई से जोड़ना चाहते हैं। हम्म। और सवाल इसी पर करते रहे कि आप पीएफआई से कब से जुड़े हैं। हम्म। मैंने कहा मैं पीएफआई से क्यों जुड़ूंगा, मुझे बताइए। जब हमारा एक संगठन है रिहाई मंच, तो रिहाई मंच हम चला रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमसे लोग जुड़ें। जी। हम किसी के साथ क्यों जुड़ेंगे। तो आपको ये गलत इत्तला है कि मैं पीएफआई से जुड़ा हूँ। पीएफआई से मेरा कोई संबंध नहीं है। ज़रूर हुआ है कि 2011-12 में उनकी एक पब्लिक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने मुझे बहैसियत स्पीकर बुलाया था, जी। तो उसमें मैं ज़रूर गया था। इसके अलावा मेरा कोई संबंध पीएफआई से नहीं रहा है। और जन समस्याओं पर मीटिंग हुई थी, मैं जन समस्याओं को लेकर के बोला था, इतना ही है। इसके अलावा और कोई संबंध मेरा पीएफआई से नहीं है। जी। तो ये बताइए कि आपको पीएफआई से जोड़ने के उन्होंने क्या आधार बनाए? आपको क्यों आपसे ये सवाल पूछा? आप खुद भी वकील हैं, ऐसे तमाम सवालों से पूरे जीवन भर गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने आपको पीएफआई से क्यों जोड़ लिया? देखिए, रिहाई मंच की आवाज़ जो है एक मुखर आवाज़ है, जी। और रिहाई मंच के की तरफ से 2 आवाज़ें ज़्यादा मुखर होती हैं, या तो मोहम्मद शोएब या फिर राजीव यादव। जी। इन आवाज़ों को चुप कराने के लिए तरह-तरह के हथकंडे, एटीएस हो, एसटीएफ हो, एनआईए हो, या और भी कोई एजेंसी हो सरकार की, जी। वो सब कोशिश करते हैं और नए-नए हथकंडे अपनाते हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ
कि चूंकि मैं बोलता रहता हूं हर समस्या के खिलाफ, सरकार की तमाम स्कीमों के खिलाफ, जी। इसलिए उस आवाज को बंद कराने के लिए, मुझे डराने के लिए, और मुझे ही डराने के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों को डराने के लिए, कि जब शोएब जैसा एडवोकेट उठाया जा सकता है जी। तो हम तो कभी भी उठाया जा सकते हैं। ये डर लोगों के अंदर पैदा करने के लिए और मेरे अंदर ये डर पैदा करने के लिए तुम्हें कभी भी उठा करके जेल में डाला जा सकता है। सिर्फ इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुझे लेकर के जाया गया था, लेकिन चूंकि पीएफआई से मेरा कोई कनेक्शन रहा ही नहीं कभी, तो फिर सारी जांच के बाद मुझे छोड़ दिया गया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। पूछताछ के दौरान कितने घंटे गुजरे और पूछताछ के दौरान किसी तरह की धमकी, किसी तरह की हिंसा? धमकी तो खैर नहीं दी, लेकिन यह पूछताछ के दौरान मैं, मेरे कितने बेटे हैं, मेरे पिताजी कितने भाई थे, मैं कितने भाई और कितनी बहनें हैं, मेरे कितने मामा और मौसी हैं, कितने मेरे फूफा और फूफियाँ हैं, कितने उनके बच्चे हैं, सबके नाम इन्होंने पूछे। और शायद ये भी डराने के लिए कि तुम नहीं अगर उठाए जा सकते हो तो शायद इन लोगों को उठाया जा सकता है। मैं समझ पाया यही कि यही इसीलिए इन्होंने पूछा कि तुम डरे रहो कि तुम्हारा कोई भी संबंधी उठाया जा सकता है, जिनके नाम बता रहे हो, जिनके नाम पूछे जा रहे हैं। तो मेरे जैसा आदमी कहीं डरने वाला नहीं है, तुम किसी को उठाओ, कैसे भी उठाओ। मैं आवाज जो उठाता हूँ, मेरी जो आदत है जवानी से लेकर के आज तक, मैं उस आदत को छोड़ नहीं पाऊंगा। आदत ये इसलिए है कि न्याय के पक्ष में आवाज उठानी। न्याय के पक्ष में खड़े रहो और जितना भी कष्ट उठाना पड़े कष्ट भी उठाओ, लेकिन न्याय के ही पक्ष में खड़े रहो। एक चीज और बताइएगा कि रिहाई मंच अपनी स्थापना के बाद से ही आतंकवाद के मामले में फर्जी ढंग से फंसाए गए, खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्ष करता रहा। क्या यह गिरफ्तारी आपकी या पूछताछ इससे संबंधित थी? उन लोगों ने इन जानकारियों के बारे में कुछ पूछा? हाँ, कहा गया तो ये भी सवाल उन्होंने किया ना जी। कि आप ये कहते हैं कि एटीएस के लोग फर्जी गिरफ्तारियां करते हैं, झूठे मुकदमे कायम करते हैं। ये सवाल किया गया मुझसे बाकायदा, और मैंने कहा भाई मेरे पास तो इसके सबूत हैं कि मुकदमे आप फर्जी बनाते हैं, इसलिए कि 14 लोगों को मैं रिहा करा चुका हूँ, फर्जी बेकसूर मुकदमों साबित करा चुका हूँ, न्यायालय से बेकसूर साबित करा चुका हूँ। आप अपना कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सके उनके खिलाफ, इसलिए वो छोड़े गए हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जो है आप फर्जी मुकदमे कायम करते हैं। एक चीज और बताइएगा शोएब साहब, आपका संगठन लगातार आजमगढ़ में 2 जगह जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। एक एयरपोर्ट खिरियाबाग और दूसरा अंडिका में भी सड़क विस्तार संभवतः या कुछ और निर्माण की बात चल रही है, औद्योगिक विस्तारीकरण। इन दोनों ही आंदोलनों में आपका मंच, रिहाई मंच, आपके महासचिव राजीव यादव के जरिए लगातार दखल दे रहा है। क्या इस बारे में भी पूछताछ की गई? इसके लिए भी एटीएस ने आपको घेरा? इस पर तो सीधा कमेंट किया गया कि आपके आंदोलन से एयरपोर्ट बंद नहीं होगा। जी। जिसके जवाब में मैंने ये कहा भी कि हमारा अपना जो कर्तव्य है हम पूरा कर रहे हैं। हम जनता के पक्ष में, वहां के जो लोग सताए जा रहे हैं या जिनकी जमीनें जा रहे हैं, जिनका रोजगार छीना जा रहा है, जी। जिनकी रोजी और रोटी उनके हाथ से छीनी जा रही है, हम उनके पक्ष में खड़े हैं और आंदोलन उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि वो जमीनों का अधिग्रहण खत्म न कर दिया जाए, ये ना ऐलान कर दिया जाए कि अब अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो हम तो उस वक्त तक खड़े हैं। अब सरकार क्या करती है सरकार जाने, लेकिन हम तो खड़े रहेंगे और लड़ेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो। एक चीज शोएब साहब, आप वकील हैं,
एटीएस उठा के ले गई आतंकवाद के मामले में, लेकिन पूछताछ इस मामले तक भी पहुंच गई। क्या यह भी आतंकवाद के ही दायरे में आना लगा है, जन आंदोलन और अपने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नहीं, संघर्ष? इतना ही नहीं कहा। जी। ये भी कहा कि आप रिहाई मंच को खत्म क्यों नहीं कर देते? अच्छा। आप नौजवानों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ओ, तो मैंने कहा, देश हित में इतिहास बताता है कि देश हित में नौजवानों ने अपना भविष्य बर्बाद किया है। जी। अपना भविष्य बर्बाद करने वालों में मैं भी एक हूँ, कि जो अपना छात्र जीवन से ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ। आज से नहीं, 1965 से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, और अपने कभी भविष्य की परवाह किए बगैर मैं लड़ता रहा हूँ। और 1966 में पहली बार जेल गया, इमरजेंसी में जेल गया, और आज भी जेल जाने को हमेशा तैयार रहता हूँ। तो भविष्य हमारा या हमारे नौजवानों का नहीं है, बल्कि देश का भविष्य ऊपर है। हम देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने भविष्य को त्याग कर देते हैं। ये तो हमने जब उनसे कहा। तो जब आपसे ये कहा उन लोगों ने कि रिहाई मंच को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं, तो आपको ये नहीं ख्याल आया कि नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रहे बजरंग दल और उस जैसे तमाम अतिवादी संगठन, चाहे मुस्लिमों के हैं, हिंदुओं के हैं, इसको सरकार खुद ही क्यों नहीं खत्म कर देती? नहीं तो वो तो जो बात कर रहे थे, वो तो ये लगता था कि जैसे वो बजरंग दल के या बीजेपी के ही लोग बोल रहे हों। अच्छा। उनकी भाषा तो वही थी जो बीजेपी या बजरंग दल की होती है। हम्म। उनकी भाषा बिल्कुल वही थी, तो अब उनको क्या जवाब देता मैं, जब वो वही भाषा ही इस्तेमाल कर रहे थे। जी। शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोहम्मद शोएब। वह 75 वर्ष के हैं, पिछले 50 वर्षों से लखनऊ हाई कोर्ट में वकील हैं। वह आतंकवाद के मामले में तमाम उन नौजवानों को छुड़ा चुके हैं जिन्हें फर्जी आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि एटीएस ने उन्हें 7 मई को घर से उठा लिया और बिल्कुल अवैध ढंग से, और उनसे दिन भर पूछताछ की, और उनसे जो कहा उन्होंने आपको खुद बताया है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक है कि अगर रिहाई मंच नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करता है, तो बजरंग दल कैसे बजरंग बली बन जाता है? तो मोहम्मद शोएब ने कहा कि एटीएस के अधिकारी जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दलियों की भाषा बोलने लगे, तो उनसे हम सवाल क्या करें? खैर, यह देश लोकतंत्र में है और लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, अगर इसको बचाना है या उस तरफ बढ़ाना है, यह आप पर है। लेकिन मोहम्मद शोएब ने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि जान है, और यह संघर्ष तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आंदोलनों का परिणाम नहीं आ जाता है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।